लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 47। ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को डॉलर और वो सब का कैलकुलेशन करना है। सो सी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी हैज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक अलायंस विथ अ ZINC of United States of America for the manufacture of a personal computers in India. Broadly, the terms of agreement are as follows. सी इंडियन कंपनी है सी लिमिटेड, उसने वो जो भी फॉरेन कंपनी है दैट इज ZINC उसके साथ हम लोग को प्रोड्यूस करना है, तो उसका जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो हम लोग को दिया है। सो जेड विल प्रोवाइड, जेड यानी कि फॉरेन कंपनी विल प्रोवाइड टू द सी दैट इज इंडियन कंपनी को विथ अ किट्स in a dismantled conditions. These will be used in a manufacture of a personal computer in India. On the value basis, the supply in terms of FOB price will be 50% thereof. इसका मतलब जो भी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को सप्लाई करेगी मटेरियल, उसका हम लोग को 50% लेना है। FOB जो भी वैल्यू दिया है, FOB प्राइस हम लोग को आगे दिया है, तो उसका हम लोग को 50% ही कंसिडर करना है। सी विल प्रोक्यूर द बैलेंस मटेरियल इन इंडिया, मतलब सी यानी कि हम लोग का इंडियन कंपनी जो भी बैलेंस मटेरियल जो भी लगेगा वो इंडिया में ही प्रोक्यूर यानी कि ऑर्डर करेगा। जेड विल प्रोवाइड टू द सी with designs and drawings in regard to the material and supplies to be produced in India. For this, C will pay Z a technology fees of ₹3 crores. इसका मतलब जो भी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन ड्राइंग है वो सब ZINC यानी कि फॉरेन कंपनी प्रोवाइड करेगा, तो C को तो इसके लिए टेक्नोलॉजी फ़ीस प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। इंडियन कंपनी विल पे टेक्नोलॉजी फ़ीस टू द फॉरेन कंपनी दैट इज़ 3 करोड़। ओके, वो हम लोग बाद में पर कंप्यूटर कितना आएगा वो देखेंगे। Z will also entitled to get a royalty 10% of the selling price of the computer fixed for the sales in India as reduced by cost of standard items procured in India and also the cost of imported kits फ्रॉम इंडिया। अभी ये जो एडजस्टमेंट है ना वो थोड़ा बड़ा एडजस्टमेंट है और वो लास्ट में आने वाला है, तो जब भी वो आएगा तभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सी विल फर्निश द डिटेल्स क्वार्टरली रिटर्न्स, वो हम लोग को कुछ करने का नहीं है, क्वार्टरली रिटर्न्स जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देता है। अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ये हम लोग के काम की चीज़ है। FOB एग्रीड $510, एक्सचेंज रेट इज़ 47.059। तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का FOB वैल्यू आ जाएगा। नोट, इन मेकिंग द कैलकुलेशन द फाइनल सम मे बी राउंडेड टू द नेक्स्ट रुपी, तो राउंड अप करना है नेक्स्ट रुपी तक। इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज़ ₹500 पर इम्पोर्टेड किट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज़ 500। So next is custom duty leviable is 150% of the CIF value, but as the concession the actual rate leviable has been fixed at 30% of CIF, यानी कि जनरली कस्टम ड्यूटी 150% चार्ज किया जाता है, लेकिन हम लोग को एक स्पेशल कंसेशन दिया हुआ है, सो हम लोग का 30% ही हम लोग को कस्टम ड्यूटी चार्ज करना है CIF वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट इज़ द टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सपायर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख कंप्यूटर्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड या फिर विल बी प्रोड्यूस्ड इज़ 2 लाख कंप्यूटर्स, मतलब ये जो भी एग्रीमेंट है वो 2 लाख कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करने के लिए हुआ है। जब भी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच का एग्रीमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का अल्टीमेट एम क्या है, 2 लाख कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करना है। So next is the quoted price on the kit includes 20% margin of a profits on the cost to the Z. So next is the estimated cost of material and supplies to be obtained in India will be 140% of the cost supplied made by Z. ये सॉल्व करते समय आपको समझ में आ जाएगा what is 140%. Next is 48% of the value in a rupee of a locally procured goods represent the cost of a standard items. Okay. Next is cost of assembly and other overheads in India will be 2000 per personal computer, यानी कि ये भी कॉस्ट हम लोग को कंसिडर करना है। नेक्स्ट इज you are required to calculate the selling price per
personal computer in India, bearing in the mind C has targeted a profit of 20% to itself on selling price। इसका मतलब जो भी हम लोग का सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हम लोग को अर्न करना है, यानी कि इंडियन कंपनी का टारगेट है कि एटलीस्ट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस हम लोग को अर्न करना है। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे FOB प्राइस से। सो लेट स्टार्ट द आंसर। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन करके लेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन में हम लोग को $510 और उसका जो भी एक्सचेंज रेट है वो दिया है, तो हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 510 मल्टीप्लाइड बाय 47.059, तो 24,000 आ जाएगा। सो 24,000 इज़ योर FOB। लेकिन स्टार्टिंग में ही हम लोग को बोला है कि FOB हम लोग को पूरा कंसिडर नहीं करना है, हम लोग को FOB 15% ही कंसिडर करना है। तो 50% हम लोग कंसिडर करेंगे। ₹24,000 का 50% हम लोग कंसिडर करेंगे तो हम लोग का फाइनल FOB आ जाएगा ₹12,000। सी इधर हम लोग ने वो 12,000 अमाउंट लिख के लिया और वर्किंग नोट का नंबर भी लिखा है। अभी नेक्स्ट इज़ हम लोग को इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड करना है। सो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का अमाउंट हम लोग को बोला है 500 पर इम्पोर्टेड किट। सो ये जो भी 500 है वो इधर ऐड हो जाएगा, तो हम लोग का CIF वैल्यू आ जाएगा 12,500। अभी हम लोग को कस्टम ड्यूटी ऐड करना है। सो कस्टम ड्यूटी के लिए हम लोग को क्या बोला है, कस्टम ड्यूटी इज़ लेवेबल 150%, लेकिन हम लोग को स्पेशल कंसेशन दिया है, सो हम लोग के लिए 30% ऑफ CIF वैल्यू बोला है। सो CIF वैल्यू इज़ 12,500, उसके ऊपर 30% दैट इज़ 3,750, ये हम लोग को ऐड करना है CIF में। सो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 16,250 इज़ योर लैंडेड कॉस्ट। तो हमारा फाइनल अल्टीमेट एम इज़ कैलकुलेशन ऑफ अ सेलिंग प्राइस पर कंप्यूटर। तो इधर हम लोग ने जो भी लैंडेड कॉस्ट है वो लिख के लिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग को कॉस्ट ऑफ अ लोकल प्रोक्यूरमेंट फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट बोला है वो अभी हम लोग देखेंगे। सी द कोटेड प्राइस ऑन अ किट्स इंक्लूड्स अ 20% मार्जिन ऑफ अ प्रॉफिट ऑन अ कॉस्ट टू Z। इसका मतलब जो भी हम लोग को 24,000 का सप्लाई किया है उसमें 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है, मतलब ये सेलिंग प्राइस के ऊपर हम लोग को सप्लाई किया है। हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाइज टू बी ऑब्टेन इन इंडिया विल बी 140% ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाइज बाय Z। कॉस्ट ऑफ सप्लाई मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर हम लोग को परसेंट नहीं फाइंड आउट करना है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस के ऊपर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 24,000 है जो भी वर्किंग नोट में हम लोग ने फाइंड आउट किया उसका हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से दिया है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस के हिसाब से करना है। सो 20% मार्जिन है उसमें। सो इधर हम लोग ने वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन करना है हम लोग को। सो सेलिंग प्राइस जो भी हम लोग को सप्लाई किया था दैट इज़ फॉरेन कंपनी ने वो 24,000 का किया था। अभी ये 24,000 हम लोग को सेलिंग प्राइस के हिसाब से किया था। सो सेलिंग प्राइस इज़ 24,000, कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है इसलिए बॉक्स किया है। उसके बाद जो भी जिस कॉस्ट प्राइस का कुछ भी पता नहीं है सो हम लोग उसको 100 बोलेंगे। अभी हम लोग को क्या बोला है कि उसमें मार्जिन कितना है, दैट इज़ 20% मार्जिन ऑफ अ प्रॉफिट्स, यानी कि अगर कॉस्ट इज़ 100 तो सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा ही रहता है कॉस्ट से, कितने परसेंट से ज़्यादा है, दैट इज़ 20 से ज़्यादा है। इसके लिए इधर 120 आ गया। कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 20 से ज़्यादा है, यानी कि 120 है। सिंपली हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय दिस 120। सो 20,000 विल बी योर कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस FOB। ओके, अभी इसमें हम लोग को FOB 50% कंसिडर करने के लिए बोला है, यानी कि ये जो 20,000 है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 50% निकालेंगे, दैट इज़ 10,000। ये आ गया हम लोग का 50%। अभी वो 140 वाला एडजस्टमेंट सी द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाइज टू बी ऑब्टेन इन इंडिया विल बी 140 ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाइज मेड बाय Z। सो 140%। सो 10,000 का 140% आ जाएगा
सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 140%, दैट इज़ 14,000. सो इधर आ जाएगा ₹14,000. ये आ गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोक्यूरमेंट. सो कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोक्यूरमेंट इज़ 14,000. सिंपली हम लोग को ऐड करना है. इसके लिए आप लोग का वर्किंग नोट है 2, वर्किंग नोट नंबर 2. ओके. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड्स. जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, सी कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड इज़ 2,000 पर कंप्यूटर. ये जो भी आंसर हम लोग निकाल रहे हैं वो पर कंप्यूटर ही निकाल रहे हैं. सो 2,000 हम लोग को डायरेक्टली लेना है. सो इधर 2,000 हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आ जाएगा, दैट इज़ 16,250 प्लस 14,000 प्लस 2,000. आंसर इज़ 32,250 इज़ योर टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर. मतलब एक कंप्यूटर बनाने का जो भी प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है वो 32,250 है. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी फ़ी पर कंप्यूटर. टेक्नोलॉजी फ़ी के बारे में हम लोग को बोला है. सी Z will provide the design and drawings in regarding to the material and supplies to be procured in India. For this, Z will pay technology fee 3 crores. ओवरऑल जो भी 2 लाख का कंप्यूटर का प्रोडक्शन है वो सारे प्रोडक्शन के लिए हम लोग को 3 करोड़ का टेक्नोलॉजी फ़ी पे करना है. दैट इज़ इंडियन कंपनी विल पे टू द Z. सो ये भी कॉस्ट है ना. सो 3 करोड़ डिवाइडेड बाय हम लोग का प्रोजेक्ट 2 लाख कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करना है. सो पर कंप्यूटर निकालने के लिए हम लोग ये 3 करोड़ जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय 2 लाख कंप्यूटर्स करेंगे तो पर कंप्यूटर आ जाएगा. दैट इज़ डिवाइड बाय 2 लाख किया तो 150 आ गया. सो 150 हम लोग को इधर ऐड करना है. नेक्स्ट इज़ रॉयल्टी पर कंप्यूटर. अभी ये रॉयल्टी वाला पार्ट है ना वो लास्ट में अभी हम लोग करेंगे. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है. सी रॉयल्टी वाला पार्ट हम लोग को इधर बोला है. सी Z विल बी एंटाइटल टू द रॉयल्टी एट अ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस. मतलब जो भी सेलिंग प्राइस रहेगा उसका 10% हम लोग रॉयल्टी देने वाले हैं ऑफ द कंप्यूटर फिक्स्ड फॉर अ सेल इन इंडिया एज रिड्यूस्ड बाय the cost of a standard items procured in India and also the cost of imported kits from Z. इसका मतलब रॉयल्टी करते समय हम लोग को क्या क्या कंसिडर करना है. कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स एंड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स. अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. तो इधर हम लोग को बोला है सी 48% ऑफ द वैल्यू in a rupee of a local procured goods represent the cost of standard items. So standard items के लिए हम लोग को ये एडजस्टमेंट कंसिडर करना है. सी वर्किंग नोट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. दैट इज़ ये जो सी हम लोग को क्या बोला है कि स्टैंडर्ड आइटम्स कैसे फाइंड आउट करना है. 48% ऑफ द वैल्यू इन अ रूपी लोकली प्रोक्यूर्ड गुड्स. ओके उसका हम लोग को 48% लेना है ताकि हम लोग को स्टैंडर्ड आइटम का वैल्यू मिल जाए. सी कॉस्ट ऑफ लोकली प्रोक्यूरमेंट. कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स का अमाउंट कितना है 14,000. सो 14,000 का सिंपली हम लोग को 48% लेना है ताकि हम लोग को मिल जाए कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स. सो 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 48% करेंगे तो 6,720 आ जाएगा. अभी हम लोग को और एक चीज़ लेना है दैट इज़ सी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स फ्रॉम Z. मतलब जो भी Z की तरफ से हमारे पास जो भी मटेरियल आया था वो यानी कि लैंडेड कॉस्ट. इधर हम लोग ने जो भी फाइंड आउट किया लैंडेड कॉस्ट क्योंकि ये FOB प्राइस के हिसाब से आया था. उसके बाद इंश्योरेंस का कॉस्ट लग गया और उसके बाद कस्टम ड्यूटी लग गया और लैंडेड कॉस्ट आ गया 16,250. यही हम लोग का कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स है. इधर कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स आ गया 16,250. तो अभी हम लोग अगेन वो रॉयल्टी वाला एडजस्टमेंट रीड करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए. सी इधर तक तो हम लोग को क्या बोला था Z विल अल्सो एंटाइटल टू अ रॉयल्टी एट अ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस. मतलब सेलिंग प्राइस का 10% हम लोग को एज ए रॉयल्टी लेना है. लेकिन लेते समय रिड्यूस्ड मतलब सेलिंग प्राइस से हम लोग को क्या रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड आइटम्स का जो भी कॉस्ट है जो हम लोग ने 6,720 निकाला वो एंड जो भी इम्पोर्टेड कॉस्ट
है इम्पोर्टेड किट्स का जो भी कॉस्ट है वो दैट इज़ 16,250। वो दोनों रिड्यूस करने के बाद जो भी सेलिंग प्राइस बचेगा उसके ऊपर 10% लेना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का रॉयल्टी के लिए सारा पार्ट रेडी है। अभी हम लोग इक्वेशन बनाएंगे फॉर रॉयल्टी एंड सेलिंग प्राइस, क्योंकि उतना ही पार्ट अभी हम लोग का पेंडिंग है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन से चेक करेंगे कि सब कुछ हम लोग ने कवर अप किया है कि नहीं। पहला पैराग्राफ तो हम लोग ने रीड किया, हम लोग को समझा कि इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच एग्रीमेंट हुआ है पर्सनल कंप्यूटर प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम लोग ने FOB 50% वाला जो भी है वो यूज़ किया। उसके बाद सिविल प्रोक्यूर द बैलेंस मटेरियल, वो तो बैलेंस मटेरियल प्रोक्यूर करेगा। उसके बाद ये जो भी टेक्नोलॉजी फ़ी वाला एडजस्टमेंट है वो भी हम लोग ने कंसिडर किया। अभी ये जो रॉयल्टी वाला एडजस्टमेंट है वो अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद सिविल फर्निश द डिटेल्स क्वार्टरली रिटर्न्स, वो तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। अदर इन्फॉर्मेशन उसमें ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ने यूज़ किया। उसके बाद इंश्योरेंस एंड फ्रेट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक्सपायर्स विद 2 लाख कंप्यूटर्स, ये भी हम लोग ने यूज़ किया। द कोटेड प्राइस 20% वाला ये भी हम लोग ने ये कॉस्ट ऑफ लोकल प्रोक्यूरमेंट करते समय वो 20% यूज़ किया, मतलब ये भी एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया है। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल 140%, यानी कि 140% वाला ये 14,000 का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने यूज़ किया। 48% वाला स्टैंडर्ड आइटम्स का, वो भी हम लोग ने स्टैंडर्ड आइटम वाला यूज़ किया 48%। उसके बाद कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड अदर ओवरहेड्स दैट इज़ 2,000 पर पर्सनल कंप्यूटर, ये भी हम लोग ने यूज़ किया। अभी सिर्फ हम लोग का रॉयल्टी का फाइनल कैलकुलेशन दैट इज़ 10% वाला करना है। और ये कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया बियरिंग इन द माइंड द सी हैज़ टारगेटेड प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। आपको पता है ना 20% ऑफ सेलिंग प्राइस रहेगा तो 25% ऑन कॉस्ट रहता है। सो अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं, हम लोग 25% ऑन कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो हम लोग का 20% ऑन सेल आ जाएगा। तो सिंपली अभी हम लोग को इक्वेशन बनाना है रॉयल्टी के लिए और सेलिंग प्राइस के लिए। से इक्वेशन के लिए हम लोग ने वेरिएबल डिसाइड किया, सेलिंग प्राइस हम लोग x बोलेंगे और रॉयल्टी को हम लोग y बोलेंगे। तो सेलिंग प्राइस हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं, सी सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सो सेलिंग प्राइस हम लोग ने x कंसिडर किया है, सो x इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। हम लोग को क्या बोला है, अभी हम लोग का जो भी कॉस्ट है वो कितना आया है, सी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ 32,250। उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी का कॉस्ट है वो 150, तो 32,250 प्लस 150, यानी कि अभी तक का हम लोग का कॉस्ट आ गया है 32,400। ओके, तो हम लोग का कॉस्ट इज़ 32,400 प्लस रॉयल्टी। इधर देखो फॉर्मेट में रॉयल्टी का भी अभी हम लोग को अमाउंट ऐड करना है, उसके बाद ही टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना। सो रॉयल्टी हम लोग ने y अज्यूम किया है, सो इधर आएगा y। तो ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट दैट इज़ 32,400 प्लस y इज़ योर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हम लोग को लिखना है इधर। सो प्रॉफिट का हम लोग ने क्या डिसाइड किया, अभी 20% ऑन सेल बोला है, तो सेल तो है नहीं, हम लोग कॉस्ट के ऊपर 25% अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो भी सेम ही आता है। 25% ऑन कॉस्ट इज़ इक्वल टू द 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट का हम लोग 25% निकालेंगे, तो हम लोग का कॉस्ट कितना है, सी देखो 32,400 प्लस y इज़ योर कॉस्ट। सो इसका हम लोग 25% निकालेंगे, कॉस्ट का 25% निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 32,400 प्लस y ऐसे ही आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे दैट इज़ 32,400 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 25% दैट इज़ 8,100, ये प्लस का मार्क वैसे ही आ जाएगा। अभी ये y के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, सो 1 का 25% इज़ 0.25 और उसके ऊपर y वैसे ही हम लोग को लगाना है। अभी ये सॉल्व करना है, सो x इज़ इक्वल टू 32,400 प्लस 8,100, 32,400 प्लस 8,100 विल बी
40,500, सो 40,500 प्लस ये y के आगे 1 है और ये 0.25y यानी कि 1.25y हो जाएगा। अभी इसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में लेके चलते हैं। सो x ये प्लस वाला y इधर माइनस y हो जाएगा। सो माइनस 1.25y इज इक्वल टू ये 40,500 उधर ही है। सो ये वैसे ही आ जाएगा। ओके, ये हम लोग का सेल्स का जो भी इक्वेशन है वो रेडी हो गया। इसी वे में हम लोग को रॉयल्टी का यानी कि y का इक्वेशन बनाना है। सो ये हम लोग ने अभी कंसिडर किया, दैट इज़ 20% का जो भी सेलिंग प्राइस के ऊपर था वो हम लोग ने कॉस्ट के ऊपर 25% कंसिडर करके सेलिंग के लिए जो भी इक्वेशन था वो बनाया। अभी हम लोग ये एडजस्टमेंट कंसिडर करेंगे ताकि हम लोग के सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे। अभी रॉयल्टी के लिए 10% ऑफ सेलिंग प्राइस बोला है, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस का इक्वेशन है उसका हम लोग को 10% लेना है। लेकिन वो लेते समय हम लोग को क्या क्या अवॉइड करना है, सी रिड्यूस द स्टैंडर्ड आइटम प्रोक्यूर्ड इन इंडिया एंड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स। उसी के लिए हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया था। सी जो भी स्टैंडर्ड आइटम्स का कॉस्ट है दैट इज़ 6,720 एंड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स दैट इज़ 16,250 हम लोग को नहीं लेना है, रिड्यूस करने के लिए बोला है यानी कि वो नहीं लेना है। सो इधर हम लोग का आएगा, हम लोग को 10% रॉयल्टी चार्ज करना है किसके ऊपर, x यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर। लेकिन उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 6,720 दैट इज़ कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम्स एंड माइनस करेंगे 16,250 दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो y इज़ इक्वल टू 10% ऑफ x के आगे जो 1 है उसका 10%। सो 1 का 10% इज़ 0.1x आ जाएगा माइनस अभी सी इन दोनों का हम लोग को टोटल लेना है दैट इज़ माइनस माइनस प्लस होता है। सो 22,970। सो इसका जैसे हम लोग ने 10% लिया वैसे ही इसका भी हम लोग 10% लेंगे। सो y इज़ इक्वल टू 0.1x माइनस 10% हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। सो 22,970। ओके, अब इसका हम लोग इक्वेशन बनाएंगे दैट इज़ 0.1x, ये x इधर ही है, ये y को हम लोग इस साइड लेके आएंगे। सो y माइनस हो जाएगा इज़ इक्वल टू ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। सो 22,970 पॉजिटिव हो जाएगा। अभी जो भी फर्स्ट इक्वेशन था दैट इज़ सेल वाला वो और ये हम लोग सॉल्व करेंगे। सी इधर हम लोग ने सेल वाला इक्वेशन और रॉयल्टी वाला इक्वेशन लिख के लिया है। अभी इधर हम लोग को पता है अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक इक्वेशन को। सो हम लोग 0.1 से ये पूरा जो भी सेल का इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इधर आ जाएगा 0.1x माइनस हम लोग 0.1 से ये सेल के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 0.1x माइनस 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, सो 0.125 आ जाएगा। सो 0.125y इज इक्वल टू 40,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 दैट इज़ 4050 दैट इज़ 4,050। और ये जो रॉयल्टी वाला इक्वेशन है वो वैसे ही आ जाएगा। सो 0.1x माइनस y इज इक्वल टू 2297। अभी हम लोग इसको माइनस करेंगे। सो माइनस सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। सो ये चला जाएगा। अभी इधर y के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। सो 1 माइनस 0.125 करेंगे। सो 0.87y आ जाएगा इज इक्वल टू इधर 4050 माइनस 2297 दैट इज़ 4050 माइनस 2297 विल गिव यू 1753 is equal to y. So y is equal to 1753 divided by this 0.875. Therefore y is equal to, your final answer will be like this. लेकिन ये हम लोग को राउंड अप करके लेना चाहिए। वो 3 रुपीज़ है ना उसका हम लोग राउंड अप करेंगे। सो रॉयल्टी दैट इज़ वाई हम लोग ने रॉयल्टी के लिए अज्यूम किया था तो रॉयल्टी आ जाएगा 2000। आप लोग ने 2003 लिया तो भी चलेगा लेकिन जनरली हम लोग राउंड अप फिगर लेते हैं। सो 2000 विल बी योर रॉयल्टी। तो फटाक से हम लोग लिख के लेते हैं रॉयल्टी इज़ 2000। ओके, तो हम लोग का कॉस्ट आ जाएगा सी 32,250 प्लस 150 प्लस 2000 दैट इज़
34,400 विल बी योर टोटल कॉस्ट। ओके, अभी ये जो y का वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग फाइनल जो भी सेलिंग प्राइस है वो निकाल सकते हैं। सो हम लोग सेल का ही इक्वेशन लेते हैं, दूसरा लिए तो भी चलेगा रॉयल्टी वाला। सो x माइनस 1.25y इज इक्वल टू 40,500, देयरफॉर x माइनस 1.25 y का वैल्यू है 2000 इज इक्वल टू 40,500, देयरफॉर x माइनस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 दैट इज 2500 इज इक्वल टू 40,500, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40,500, ये जो भी 2500 माइनस है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हम लोग का आंसर आ जाएगा 40,500 प्लस 2,500 दैट इज़ 43,000। x हम लोग ने क्या एज्यूम किया था, हम लोग ने सेलिंग प्राइस एज्यूम किया था x। सो हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया 43,000, यानी कि हम लोग का प्रॉफिट आएगा, सी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं। सो 43,000 माइनस 34,400 किया तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 8,600। अभी जो हम लोग ने सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% हम लोग चेक करते हैं प्रॉफिट का आंसर सेम आता है क्या। सी 20% किया तो 8,600, और हम लोग ने क्या बोला था, कॉस्ट के ऊपर अगर 25% लेंगे, सी कॉस्ट इज़ दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 25%, सो सेम ही आ जाएगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर 20% प्रॉफिट बोला है तो कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आ जाएगा। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 47 कंप्लीट होता है। उसी के साथ हम लोग का इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।